आज हम बात करने वाले हैं एस्पिरिन ड्रग जो है उसके बारे में। एस्पिरिन एक जेनरिक नेम है। इसका जो केमिकल नेम जो होता है वो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। ये एनएसआईडी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है जो मेनली पेन जो है और फीवर जो है उसको कम करने के लिए काम में ली जाती है। ये इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रो, एप्रिन, डेलिस्प्रिन इनके ब्रांड नेम से आती है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक। तो एस्पिरिन जो होता है वो क्या करता है कि साइक्लोऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है और उसका इनहिबिशन के कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है और थ्रोम्बोक्सिजेन जो होता है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है। उसका सिंथेसिस नहीं होने के कारण से इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब एक तरह से इन्फ्लामेशन जो है वो रिड्यूस होगा, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है। सेकंड, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या करता है कि नर्व इम्पल्स जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, उसके कारण से पेन होता है। तो एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं करता है और उसके कारण से पेन इम्पल्स जो होते हैं उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कम होगा और जिससे पेन जो है वो रिलीव होगा, मतलब एक तरह से एनाल्जेसिक जो है उसकी तरह ये ड्रग काम करेगी। तीसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो उसका है उसको स्टिमुलेट करता है, उसके कारण से फीवर आता है। एस्पिरिन जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो होता है उसके अंदर मॉडिफाई करेगी ये, और जिससे क्या होगा, पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन होगा और स्वेटिंग होगी, मतलब पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाएगी और साथ ही साथ स्वेटिंग होगी। इससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब फीवर जो है वो सबसाइड होगा। तो एक तरह से एंटीपायरेटिक एक्शन जो है वो हो जाएगा ड्रग का। अगली चीज़, थ्रोम्बोक्सिनेज जो होता है उसका इन्हिबिशन करती है। ये थ्रोम्बोक्सिनेज जो होता है वो मेनली क्या करता है कि प्लेटलेट जो है उसका एग्रीगेशन का काम करता है, इससे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। उसका अगर इन्हिबिशन होगा तो इससे क्या होगा कि प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। तो एक तरह से ये एंटी प्लेटलेट जो है उसकी तरह एक्ट करेगी, मतलब प्लेटलेट जो होता है उसको इकट्ठा होने नहीं देती। इसके अलावा एक तरह से ये ड्रग जो है वो क्या करती है, विटामिन के जो है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और उसके कारण से लीवर के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो दोनों एंटी प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं होगा और उसके कारण से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, पर ब्लड के अंदर क्लॉट जो है वो नहीं बनेंगे। तो ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसका यूज़ जो है, मतलब क्या काम आती है ड्रग। तो मेनली एक तो ये पेन रिलीफ जो है, मतलब दर्द जो इसको कम करने के लिए काम में ली जाती है। दर्द लो से मॉडरेट दर्द होता है, मतलब हल्का और मध्यम दर्द जो होता है, जैसे कि हेडेक के अंदर, माइग्रेन के अंदर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो है उसके अंदर, या डिस्मेनोरिया की कंडीशन जो है उसमें जो दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए काम में ली जाती है। सेकंड, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम में ली जाती है, जैसे रूमेटिक फीवर जो है, रूमेटोड आर्थराइटिस है, ओस्टियो आर्थराइटिस है, SLE मतलब सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस जो है, टेंडोनाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, तो इनके उपचार में भी ये ड्रग काम में ली जाती है। तीसरा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है उसके ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। एक MI जो है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है उसके प्रिवेंट करने के, मतलब उससे बचाव करने के लिए भी काम में ली जाती है। इसके अलावा MI अगर पेशेंट को आ रहा है तो दोबारा MI नहीं आए, उसको हार्ट अटैक नहीं आए, तो उसके लिए भी ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। एक कैंसर जो है उसके प्रिवेंशन के अंदर, मतलब कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ड्रग जो है काम में ली जाती है। इसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है उससे बचाव करने के लिए भी ड्रग जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो एस्पिरिन जो है इसके यूज़, मतलब क्या काम आती है वो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डोज और रूट। तो डोज के अंदर एक तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, मतलब पेन जो है और फीवर जो है उसको कम करने के लिए एडल्ट के अंदर ये ओरली जो है वो 350 से 750 मिलीग्राम QID, मतलब दिन में 4 बार दी जाती है। मैक्सिमम डोज जिसका जो रहता है वो 4 ग्राम पर डे रहता है, उससे ज़्यादा ये नहीं दी जाती। चाइल्ड के अंदर ये ओरली 40 से 65 मिलीग्राम पर kg पर डे जो है दिन में 4 बार जो है वो ये दी जाती है। एक आर्थराइटिस की कंडीशन जो है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर एडल्ट जो है उसके अंदर इसका डोज जो रहता है वो ओरली 3.5 टू 5.4 ग्राम पर डे रहता है, जो कि 4 डिवाइडेड डोज के अंदर, मतलब दिन में 4 बार इस डोज को डिवाइड करके दिया जाता है। जबकि चाइल्ड के अंदर ये 90 टू 100 मिलीग्राम पर kg पर डे जो है वो 4 डोज के अंदर ओरली दी जाती है। एक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर की कंडीशन है, उसमें ओरली 325 टू 650 mg जो है वो दिन में 1 बार या दिन में 2 बार ये दी जाती है। MI प्रोफाइलैक्टिक, मतलब हार्ट अटैक जो उससे बचाव के अंदर इसका जो डोज रहता है एडल्ट के अंदर वो ओरली 80 टू 325 मिलीग्राम पर डे रहता है। फिर ड्रग कॉम्बिनेशन, तो एस्पिरिन जो है उसको अदर ड्रग जैसे एट्रोस्टैटिन जो होता है, क्लोपिडोग्रेल है, तो उसके कंबाइन में भी दी जाती है। फिर एस्पिरिन जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक, मतलब ड्रग का मूवमेंट बॉडी में कैसे होता है, तो एस्पिरिन जो होती है वो उसका एब्जॉर्प्शन 80 से 100% जो है वो स्टोमक या अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर होता है। इसका जो एक्शन का ऑनसेट टाइम जो होता है वो 15 मिनट होता है, 15 मिनट के अंदर अपना इफेक्ट जो शुरू कर देती है, क्योंकि पीक जो होता है वो 2 आवर का रहता है।
डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका ड्रग का वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑलमोस्ट सभी बॉडी के सभी टिश्यू के अंदर ड्रग जो है वो पहुंचती है। इसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है उसको भी ये ड्रग जो है वो क्रॉस करती है। मेटाबॉलिज्म में अगर देखें ड्रग का, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है उसके अंदर ये ड्रग जो होती है वो सैलिसाइलेट के अंदर हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। उसके बाद ये सैलिसाइलेट जो होता है वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन अगर देखें तो 50% ड्रग जो होती है वो 2 से 4 घंटे के अंदर यूरिन जो है उसके द्वारा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके अंदर भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो ये तो इसके फार्माकोकाइनेटिक हो गई। अब बात करते हैं ड्रग जो है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में ड्रग जो है अवॉइड की जाती है, नहीं दी जाती है। तो एक तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी की कंडीशन, मतलब पेशेंट को यदि एस्पिरिन से एलर्जी है तो उनको ये ड्रग नहीं दी जाती। एक जीआई अल्सरेशन की कंडीशन है, जैसे पेप्टिक अल्सर यदि है तो उसमें भी अवॉइड की जाती है। इसके अलावा जीआई ब्लीडिंग या ब्लीडिंग की डिसीज कंडीशन है तो उसमें भी अवॉइड की जाती है। एक डेंगू फीवर जो है उसके अंदर भी ड्रग जो है अवॉइड की जाती है, क्योंकि डेंगू के अंदर प्लेटलेट जो होता है वो कम हो जाता है और एस्पिरिन जो होता है वो भी क्या करता है, प्लेटलेट जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो उसके कारण से डेंगू फीवर के अंदर ड्रग जो है नहीं दी जाती। इसके अलावा विटामिन के डेफिशिएंसी या हीमोफीलिया जो है तो इस कंडीशन में ड्रग को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसके कारण से ब्लीडिंग जो है उसकी संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग जो इसको अवॉइड किया जाता है, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर जो है उसके अंदर ड्रग जो है वो नहीं दी जाती। एक 2 साल से छोटे बच्चे जो है उनमें भी ड्रग नहीं दी जाती। एक रेई सिंड्रोम जो है या क्रॉनिक अर्टिकेरिया की कंडीशन है तो उसमें भी ड्रग जो है कॉशन के साथ दी जाती है। तो ये तो ड्रग जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो रहता है वो रहता है एक तो स्टमक इरिटेशन, मतलब स्टमक के अंदर इरिटेशन कर सकती है। इंडाइजेशन जो है मतलब अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग जो है वो हो सकता है। कुछ लेस कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, उसमें एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट जो है वो काउंट कम होना, एक स्टमक के अंदर ब्लीडिंग का होना, एक ब्लीडिंग टाइम जो है उसका प्रोलॉन्ग हो जाना, या ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन जिसके कारण से अस्थमा जो है उसके सिम्टम और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। जो है उसके ओवरडोज के कारण से कानों के अंदर भराव जो है वो, टिनिटस जो है वो मतलब कानों में घंटी सुनाई देना, या हियरिंग लॉस जो है वो कंडीशन हो सकती है। फिर बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन, मतलब एस्पिरिन किन ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। तो एस्पिरिन मैक्सिमम ड्रग जो इसके साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे मेट्रोट्रेक्सेट जो है उसके साथ देने पर इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एक फारफेरिन के साथ देने पर इसकी ब्लीडिंग रिस्क जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट जो है उसके साथ भी ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकती है। एसिटाजोलामाइड या एमोनियम क्लोराइड जो है उसके साथ दे जाने पर रीनल एलिमिनेशन जो है वो कम हो जाएगा और उसके कारण से ब्लड के अंदर एस्पिरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, मतलब मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ सकती है। एक पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक जो है उसके साथ अगर दी जाती है तो उसके कारण से फिर स्टमक ब्लीडिंग जो है उसकी संभावना बढ़ सकती है। तो ये तो इसके ड्रग इंटरेक्शन जो है वो हो जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं हम कि एस्पिरिन के समय क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। तो एक तो ड्रग जो है इसको कभी भी खाली पेट जो है वो नहीं ली जाती है, मतलब ड्रग जो है वो खाना खाने के बाद ही लेनी। एक ड्रग जो है उसको 1 ग्लास मिल्क जो है उसके साथ लेने की एडवाइस देनी है, क्योंकि ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकते हैं, HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो उसके कारण से मिल्क के साथ लेने पर एसिडिटी की समस्या जो है वो कम हो सकती है। एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो करने से 30 मिनट पहले ड्रग को लेना है। ड्रग लेने के तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी या हैवी एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। एक डिस्मेनोरिया जो है उस कंडीशन में यदि ड्रग ली जा रही है तो मेंसेज जो है वो शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले ये ड्रग जो है उसको लेना चाहिए। सर्जरी जो है वो करवाने के 1 सप्ताह पहले ड्रग जो है उसको डिसकंटिन्यू या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से क्लोटिंग की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो सकती है। तो सर्जरी के बाद ब्लीडिंग की संभावना जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर लंबे समय तक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसकी संभावना हो सकती है। तो ये था एस्पिरिन जो होता है वो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और ड्रग जो इसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।